नमस्कार। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पिछले 8 महीने से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने-सामने खड़ी हुई हैं। इस बीच 2 बार अप्रिय स्थितियां आई हैं। एक बार गलवान घाटी में और एक बार दक्षिण पैंगोंग झील के किनारे पर। गलवान घाटी में 15 जून को और पैंगोंग झील के पास 28-29 अगस्त की रात को। भारत ने कई सामरिक महत्व की महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा किया हुआ है। इससे चीन बौखलाया हुआ है। चीन चाहता है कि भारत वहां से वापस हटे, लेकिन भारत तैयार नहीं है। 8 दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत हो चुकी है। 9वीं बातचीत प्रस्तावित है, थोड़ी टल रही है और कारण भी समझ में आ रहा है कि चीन अपनी शर्तें भारत पर थोपना चाहता है। भारत उसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन 2 महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस बीच हुए हैं। पहला, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को कहा है कि वो युद्ध के लिए हर समय तैयार रहे। और दूसरा, पश्चिमी कमान का अपना कमांडर चेंज करना। दोनों ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। लेकिन चीन की एक कुटिल नीति रही है, रणनीति रही है, बिना युद्ध किए युद्ध जीत लेना। भारत उसकी हर नीति से, हर कुटिल नीति से, हर रणनीति से अच्छे तरीके से वाकिफ है। डोकलाम में भी भारत ने उसको पुख्ता जवाब दिया था और अब पूर्वी लद्दाख में भी चीन को भारत में घुसपैठ करने का जो उसका प्रयास था, वो काफी महंगा पड़ रहा है। जो ताजा डेवलपमेंट है, इसके पीछे चीन की क्या रणनीति है, या वही कुटिल नीति है कि युद्ध जैसा माहौल बना दीजिए, युद्ध ना लड़ो और युद्ध जीत जाओ। क्या इसमें वो सफल होगा? भारत की तैयारी कैसी है? आगे की चुनौतियां कैसी हैं? इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और युद्ध हो या काउंटर टेररिज्म हो, इन सब पर महारत हासिल रखने वाले और 37 साल तक भारतीय सेना को अपने जीवन के बहुमूल्य समय देने वाले, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत पूर्व मेजर जनरल AK श्रीवास। श्रीवास साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद चौधरी साहब। श्रीवास साहब, सबसे पहला सवाल तो यही है कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। जो मैंने अभी शुरुआती रिमार्क में कहा कि उसकी एक नीति रही है, युद्ध जैसा माहौल बना दो, युद्ध मत लड़ो और युद्ध जीत जाओ। क्या भारत उसकी इस कुटिल नीति से, रणनीति से वाकिफ नहीं है? और भारत की तैयारियां किस तरह की हैं उसकी इस कुटिल नीति से निपटने के लिए? देखो चौधरी साहब, पहले तो एक इम्पोर्टेंट जो बात आपने बोली थी कि ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के जो कमांडर हैं वो चेंज हुए हैं। वो अभी जनरल जो आगे हैं झांग जोंग, पहले जो थे जनरल जाओ थे जो 7 साल तक रहे हैं और जिन्होंने अंडर डोकलाम भी हुआ था, और वो अभी 65 साल की उम्र के बाद वो रिटायर हो गए। तो 2 बातें आती हैं। एक तो कहीं ना कहीं जो शी जिनपिंग से खुश नहीं थे जिस प्रकार से उनको वापस जाना पड़ा था चीन की फौज को डोकलाम में भी, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से स्टेलमेट अभी हो गया है लद्दाख में, उससे भी खुश नहीं थे। तो ये अभी जो जनरल झांग जूडोंग को लेके आए हैं, ये एक ऐसा लगता है कि ये इनके बहुत करीबी है। यूं तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादातर है नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया और रशिया का, और ये लास्ट 2 साल से जो सेंट्रल थिएटर कमांड है उसके वो डिप्टी थे। और वो डिप्टी होने से सेंट्रल मिलिट्री कमीशन जो है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो सी जिनपिंग के काफी क्लोज है बीजिंग में। तो हो ओके। सकता है कि इनको लेके आए हैं, ये इनके खास क्लोज जनरल हैं, और वो कुछ ना कुछ चाहते हैं कि इसमें वेस्टर्न थिएटर जो कमांड है जो कि भारत के साथ है पूरी, तो कोई ना कोई बदलाव, कोई ना कोई नीति का अलग रूप करना। और मुझे लगता है कि वो एक नई नीति से, नए जोश के साथ एक प्रकार से
और उनके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। जो आपने दूसरी बात की, क्या भारत तैयार है अभी जो परिस्थितियां हैं? मुझे लगता है भारत बिल्कुल तैयार है। और जिस प्रकार से हमने देखा था चौधरी साहब, जिस प्रकार से ये 3 डिवीजन लेके एक्साइज के नाम से और एकदम ये लद्दाख के अंदर आगे थे, वो देपसांग से लेके आपके आप कहोगे कि डेमचौक के इलाके तक। तो मुझे लगता है उस समय तो जब इन्होंने आए थे तो भारत एक प्रकार से सरप्राइज हो गया था, क्योंकि पूरा देश और पूरा वर्ल्ड लगा हुआ था उस टाइम कोविड-19 के अंदर मारामारी में। और सपने में नहीं सोचा था चीन ऐसा कर देगा कि एक्साइज के बहाने वो आके ईस्टर्न लद्दाख में अपनी डिप्लॉयमेंट कर देगा। और वो 3 डिवीजन लेके आया, टैंक्स लेके आया, आर्टिलरी गन्स लेके आया, एयर डिफेंस आया, और उसने हमको सरप्राइज कर दिया। मगर ये भी सच्चाई है कि भारत का जल्द ही 15-20 दिन के अंदर ही हमने अपने आप को संभाला, अपनी जो डिप्लॉयमेंट थी वो की। हमने भी कम से कम 3 डिवीजन के करीब डिप्लॉय कर ली। और उसके बाद हुआ क्या कि चंद एक टाइम में, एक महीने के टाइम में भारत की जो कैपेबिलिटी थी वो काफी बढ़ गई। चाहे 3 डिवीजन हो, हमारे T-90 टैंक, T-72 टैंक, बोफोर्स गन, अल्ट्रा लाइट हाउजर, एयर डिफेंस सिस्टम मॉडर्न। और भारत की वायुसेना ने भी बहुत अच्छा काम किया, जिस प्रकार से हमने ट्रुप्स की मूवमेंट करी दूसरे सेक्टरों से लद्दाख सेक्टर में। तो एक बात हुआ कि सरप्राइज होने के बाद जो भारत ने कार्रवाई की अपने आप को संभालने की और डिप्लॉयमेंट करने की, मिरर इमेज जो है एक प्रकार की डिप्लॉयमेंट होगी। और कहीं ना कहीं चीन जितनी फौज लेके आया था उससे या उससे ज्यादा लगा दी। और चीन को भी ये महसूस होगा कि अभी भारत बदला हुआ भारत है, ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2021 और 2020 का भारत है। अब जो बात हुई कि आगे ऐसी क्या चीजें हुई जिससे चीन जो है बुखलाया। देखो, जो सबसे पहले उनको टेस्ट मिला गलवान में, गलवान के अंदर जहां पर मुठभेड़ हुई 15 जून को, तो चीन ने सोचा था कि भारत चुपचाप मान जाएगा, भारत एक प्रकार से दबाव में आ जाएगा, कोविड-19 का प्रेशर है, जैसे पहले करते रहे। मगर भारत जो है बिल्कुल बदला हुआ भारत था। और जो 15 जून को हरकत हुई, यूं तो भारत के एक सीओ कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बाबू और 20 जवान शहीद हुए, मगर कम से कम 100 के करीब चीनियों को मार गिरा। और फिर उसको लगा चीन को कि ये अभी बिल्कुल भारत बदला हुआ भारत लग रहा है, और उसको भी फिक्र हुई। और फिर क्या हुआ कि जब 29-30 अगस्त को जब हमने साउथ पेंगेंगसो में छोटा क्लास रेंज को पकड़ लिया, जिसके अंदर मगर हिल, गुरुंग हिल, रिचिंगला और स्पांगुर गैप हैं, और जो कि चशुल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है, और स्पांगुर गैप जहां से चीनी 1962 में आए थे, वो इलाका अभी हमारे फायर एंड ऑब्जर्वेशन में है। तो अब हम जा सकते हैं चीन में, चीन नहीं जा सकता। तो ऐसे में हमने पलटा ही बदल दिया 29-30 को। और अब वो चीन जो है इस चीज से काफी घबराया। और अब सिचुएशन क्या आई कि उसको चाहिए था फेस सेविंग। अब वो निकलना चाहता है पर उसको फेस सेविंग नहीं मिल रहा। वो जो है अभी चाहता है कि भारत से बातचीत हो, मगर अपने टर्म पे बातचीत हो। तो अभी काफी मीटिंग हो चुकी है, 8 कोर कमांडर की मीटिंग भी हो चुकी है, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी हमारी मीटिंग हो चुकी है, मगर कोई खास उसका प्रोग्रेस नहीं हुई। उसके रीजन है, उसका रीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चीन यूं तो समझौता करना चाहता है, मगर वो अपने टर्म्स पे करना चाहता है, जैसे आपने बताया बिना लड़ाई किए हुए जीतना। तो अब जी जी। क्या है कि जिस प्रकार से उसने एक प्रकार से जो प्रपोजल दिया है वो भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो प्रपोजल जो है वो एक प्रकार से ये बता रहे हैं कि भाई हम नॉर्थ पेंगेंगसो में फिंगर 4 से फिंगर 8 पे चले जाएंगे, और आप ये जो साउथ पेंगेंगसो में क्लास रेंज पे आए हैं आप इसको छोड़ दो। और वो देपसांग के बारे में कुछ बात नहीं करते। देपसांग जहां पर वो 7 से 8 किलोमीटर आगे हैं। और जैसे आपने पहले भी बातचीत की है, पहले प्रोग्राम में भी व्यूअर्स को समझाया हमने कि किस प्रकार से देपसांग की जो इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वो इलाका एक्चुअली जो चीन का आने का वजह ही वो था कि चीन देपसांग के इलाके में आया 7-8 किलोमीटर, और उसको लग रहा था कि जिस प्रकार से हमने आर्टिकल 370 एब्रोगेट करके 35 एब्रोगेट करके और बातचीत चल रही थी कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान और एक्साइचिन की, तो उसको भी घबराहट थी कि भारत कहीं
ऐसा कुछ ना करे गिलगित बाल्टिस्तान या एक्साइचन में। तो इसलिए जब वो आया डेप्सांग में 7 से 8 किलोमीटर, तो उसने अपने एक्साइचन को भी और जो हाईवे है, जो बहुत मेन हाईवे है जो जाता सिंगजांग से लासा, उसको भी डेप्थ दे दी। और कहीं ना कहीं गिलगित बाल्टिस्तान को भी बचाने के लिए उसने कोशिश की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसने की, उसको जो यूनिलैटरली जो उसने चेंज करा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 1959 की लाइन पे आ गया। और इससे क्या हो गया, अगर जहां चीन अभी आया है, अगर इसको रहने देते वहीं, तो ये डायरेक्ट साइचन ग्लेशियर जा सकता है और वहां से इसका कलूजन हो सकता है पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान। एक्चुअली लद्दाख के अंदर कोई इलाका है जहां पर चीन और पाकिस्तान का कलूजन हो सकता है, तो वो है दौलत बेग ओल्डी वाला रोड। तो दौलत बेग ओल्डी में जो डेप्सांग में जो चीन आया है, तो चीन जो है साइचिन ग्लेशियर में और पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से। तो एक प्रकार से सच्चाई ये है कि ये दौलत बेग ओल्डी का जो इलाका है, इसको गेटवे टू एक्साइचिन बोलते हैं। तो इसलिए ये इसकी महत्व है और इसलिए वो डेप्सांग में आया और इसलिए वो डेप्सांग से वापस नहीं जाना चाहता। और वो चाहता है कि कोई फेस सेविंग हो, मगर डेप्सांग के बारे में बात ना करो। भारत समझ गया, भारत कहता है अगर आप से बातचीत होगी और कोई समझौता निकलेगा, तो वो एक ही है कि आप अप्रैल 2020 की स्थिति में जाएं। जैसे पहले थे आप, अप्रैल से पहले वहां जाना पड़ेगा चीन को, आपको डेप्सांग से भी वापस जाना पड़ेगा, और नहीं तो भारत तैयार है। और आज की स्थिति ऐसी है, भारत हर तरफ से तैयार है। ये चीन को महसूस हो गया। चीन को पता है कि भारत ने अपनी जो है डिफेंसेस मजबूत कर लिए हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट अच्छी कर ली है, आर्टरी गन लगा दी है, उसके बाद आपने टैंके लगा दिए हैं। टैंक जहां T-90 और T-72 हैं, जहां आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था, वहां पर हम टैंक लेके, और हमारे टैंक्स उनसे बहुत बेटर हैं। और उसी के कारण दौलत बेग ओल्डी में भी T-90 टैंक चले गए। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है चीन को भी अभी डर बहुत है भारत की तरफ से, और उसको लग रहा है कि भारत जो है बिल्कुल तैयार है। और हम ये जो गेम खेल रहा है चीन, जो कि अभी इसने थिएटर कमांडर को चेंज किया, या बार बार कुछ कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे मगर डेप्सांग के बारे में बातचीत नहीं होगी या बाद में करेंगे, वो हम समझ गए हैं। हम इनकी ट्रिक में नहीं आने वाले, और भारत हर स्थिति पे मजबूत है और किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। जनरल साहब, क्या भारत ने चीन को चौंकाया है? पहली बात, चीन को शायद ये गुमान था कि जैसे उसके सैनिक पहले कहीं तक भी टहल लेते थे, घुसपैठ कर लेते थे, कब्जा कर लेते थे, कर लेंगे। ऐसा इस बार नहीं हो पाया। दूसरे, ग्लोबल टाइम्स की जो शुरू की गीदड़ भभकियां थी, वो अगर हम देखें तो उसमें जब ये सब शुरुआत हुई थी मई जून में, गलवान घाटी की जो घटना हुई उसके बाद भी उसके सुर बड़े आक्रामक थे। उसका कहना था कि 62 से भी ज्यादा चोट भारत को खानी पड़ेगी अगर भारत अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं उनके उकसावे में आता रहा। उसका इशारा अमेरिका की तरफ था। चीन को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी भी थी कि भारत की चीन पर बहुत बड़ी निर्भरता है, चाहे सामान के बारे में जो वहां से निर्यात होकर के यहाँ आता है, चाहे दूसरी चीजें हों। लेकिन हमने देखा है कि भारत ने न केवल कोरोना काल में चीन से कोई सामग्री नहीं मंगवाई, खुद का निर्माण करना शुरू कर दिया। पीपीई किट से लेकर के वेंटिलेटर्स तक सब पश्चिमी देशों से मंगाए, और फिर उसका खुद भी निर्माण किया। और अब कोरोना वैक्सीन की भी बात करें तो अब दूसरे देश भारत की तरफ देख रहे हैं, चीन की तरफ नहीं देख रहे हैं। और मोर्चे पर भी हमारी सेना की जो तैयारियां हैं वो चीन को चौंका रही हैं। और जिस तरीके से हमारे चाहे जनरल विपिन रावत हो, चाहे नरवणे साहब हो, लगातार अग्रिम मोर्चों पर जा रहे हैं, सैनिकों की पीठ पर हाथ रख रहे हैं, इन सब चीजों ने चीन को परेशान किया है, चौंकाया है। इसीलिए वहां के राष्ट्रपति अब बिना युद्ध लड़े वाली नीति अपना रहे हैं कि तैयार रहिए। कभी जैसा आपने बताया, ठीक है, पश्चिमी कमान के जो इनके कमांडर थे वो 65 ईयर्स के हो गए थे, हो सकता है इसी वजह से चेंज किया हो।
लेकिन जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं चीन के नेतृत्व की एक बेचैनी तो दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल दे रही है, और इसमें कोई शक और सवाल नहीं। वो अपनी एक नई नीति बनाना चाहते हैं, और उनको लगा है कि जो नीति अभी थी, जन झाओ ने अपनाई थी वेस्टर्न थिएटर कमांड के, वो फेल होगी। और डोकलम में उनको महसूस हुआ कि उनको 73 दिन के बाद वापस जाना पड़ा। मगर जब डोकलम से भी हुआ, ऐसा कभी भारत ने नहीं किया था कि प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी करके चले। और जो हमने किया 29-30 अगस्त को, वो हमने दिखाया कि भारत रिएक्ट नहीं करेगा, भारत खुद भी कर सकता है, एक्ट भी कर सकता है। जिस प्रकार से हमने 29-30 अगस्त को ये क्लास रेंज को लिया, एक बदला हुआ भारत, एक बदला हुआ हमारा माइंड सेट हो गया। उससे हमने ये कहा कि भारत भी चीन में जा सकता है, या भारत चेंज कर सकता है, भारत एक्टिव हो सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा बदलाव है, और इससे चीन काफी घबराया, और तभी इसको फेस से मिले। जो पहला पॉइंट आप बताने की कोशिश कर रहे थे, ये व्यूअर्स को बताना बड़ा जरूरी है। ये शायद गलतफहमी भारत को भी थी कि जिस प्रकार से भारत और चीन का ट्रेड है, ऑलमोस्ट $75 बिलियन है, और उसको जिस प्रकार से इतनी ह्यूज मार्केट भारत देता है चीन को, तो ऐसा लगता था कि जो लड़ाई है नहीं होगी भारत और चीन की। और इसी के कारण जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी बॉर्डर के इलाके में, इतनी नहीं की हमने जितनी हमने करनी चाहिए थी, मुकाबला मनस्पत चीन के। चीन इस कार्रवाई को करता रहा काफी टाइम से। भारत थोड़ा पीछे था। भारत अभी 7-8 साल से ही इसको बहुत सीरियसली लिया, और अब हम काफी ऐसी सिचुएशन में है, अगले 10 साल में हम बिल्कुल इसको कैचअप कर लेंगे। तो हमारा को एक चीज समझ आई, चीन पे भरोसा करना मुश्किल है। इकोनॉमी और जो मिलिट्री है, वो दो अलग पहलू बन गए। यूं तो ये है, अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आपको मिलिट्रीली स्ट्रांग होना पड़ेगा, ये सच्चाई है। और दूसरा पॉइंट ये आया, ये सोचना कि चीन और भारत के, क्योंकि व्यापार के बहुत ज्यादा अच्छे रिलेशन है, इन्वेस्टमेंट है चाइना की भारत में, बड़ी ह्यूज मार्केट दे रहा है, तो चीन ऐसा कभी नहीं करेगा। मगर वो चीज गलत हुई, और ये प्रूव किया। मगर जो एक्शन भारत ने किए उसके बाद, वो भी एक प्रकार से चीन को जो सरप्राइज करके, एक तो हमने उसके 200 से ज्यादा ऐप को बैन किया, जिसके अंदर टिकटॉक, जहां $3 बिलियन का उसको नुकसान हुआ। उसके बाद डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे हमने पाबंदी लगा दी, और उसने बोला कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे भारत के अंदर, उन पे भी पाबंदी। तो एक प्रकार चीन को हमने एक संदेश भेजा। और दूसरी क्या बात हुई, वर्ल्ड में हमारे करने के बाद अमेरिका ने भी किया, और बाकी देश भी आ गए अभी चीन के अगेंस्ट। और मुझे लगता है चीन ने जो लद्दाख में आके बहुत बड़ी गलती कर दी, और उसको अभी महसूस हो रहा है कि उसको अभी ये नहीं समझ रहा कैसे फेस सेविंग मिले। क्योंकि जो उसने सोचा था कि मैं सुपर पावर बनूंगा आने वाले समय में अमेरिका के साथ, वो सब फेल होगी। क्यों? क्योंकि अभी जिस प्रकार से इसने साउथ चाइना सी के अंदर किया है, चाहे वो मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, बुरुनई, और जहां वो ताइवान को हड़पने की कोशिश कर रहा था, या वो जो सेनकाकू आइलैंड है ईस्ट जापान के साथ ईस्ट चाइना सी में, उसके बाद जो ये कार्रवाई कर रहा था इंडो पैसिफिक में, उसने फिर सिंगजांग में किया, इसने तिब्बत। तो वो सारी चीजें इसने लद्दाख में जो कार्रवाई की, अब इसका कोई दोस्त नहीं रहा, तो इसको नुकसान है। और अगर कल को लड़ाई होती है तो भारत को नुकसान होगा, पर चीन को भारत से 3 से 4 गुना नुकसान होगा। ये भी चीन को कहीं ना कहीं समझ आ गई। तो इसलिए चीन जो है अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी लेके चल रहा है अभी। मगर ये बात सच्चाई है जो आपने बताया कि आज की तारीख में भारत ने ये दिखा दिया कि भारत जो है चीन के साथ किसी हद तक जा सकते हैं, और भारत के अंदर काबिलियत है। ये कोरोना वायरस में आपने ठीक बोला कि अब हम अपनी खुद मेडिसिन बना रहे हैं, और भारत की जो इंडिजिनस है, जो भारत की बनाने की क्षमता है, वो भी दिखा दी हमने। और हमने ये भी दिखा दिया वर्ल्ड को कि जो छोटे छोटे देश हैं, जो गरीब देश हैं, जो मेडिसिन, ये जो नया आया है आपका मेडिसिन, वो अगर वेस्टर्न कंट्री से खरीदेंगे वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि महंगी है। भारत की दवाई जो है वो सस्ती भी है और बेटर है। और इसीलिए ये भारत बायोटेक की जो मेडिसिन भारत में बन रही है, जो 3rd फेज में है, अगले टाइम में हम अपने नेबर्स को भी देंगे, जिसके अंदर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और उसके बाद और कंट्रीज को भी।
तो ये एक चीन को दिखा दिया कि भारत के अंदर ये भी काबिलियत है। तो ओवरऑल मुझे लगता है चीन को भी समझ आ गई है कि ये बदला हुआ भारत है और भारत पूरी तरीके से हर चीज में तैयार है। और जो सिंपल सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई है कि जो क्वाड की फॉर्मेशन हुई है वो भी इसी के कारण हुई है। क्वाड पेपर पे था 2007 के बाद, मगर इतना कोई प्रभाव नहीं कर रहा था क्योंकि इतना कोई डेंजर नहीं था। मगर जिस प्रकार से यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खुल के आगे हैं और वो एक फॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो एक मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहा है, वो भी क्वाड ने भी इसको जो इसका विस्तारवादी की जो गतिविधियां उनको रोका है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, maintaining territorial integrity and sovereignty of all countries including small island nation in Indo-Pacific। तो इन चीजों को लेके हम जब चले हैं तो ये चीन को लगा है कि भारत से पंगा लेने से उसके बहुत नुकसान हुआ है, इसी में नहीं। और तीसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं उसने ये नहीं सोचा था कि भारत की नेवी इतनी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देगी इंडो पैसिफिक और आपके इंडियन ओशन में। जिस प्रकार से हमने मलक्का स्टेट में अपना सर्वेलेंस बढ़ा, इसको चीन को महसूस हुआ अगर लड़ाई होती है तो भारत की नेवी में यह काबिलियत है कि मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर देगी और उससे चौक करने से चीन का सारा ट्रेड जो 70 से 80% जाता है वो जाना बंद हो जाएगा और वो उसके पास 50 दिन का ही ऑयल है। तो ये भी एक चीज उसको घबरा गई कि भाई अगर मान लो इंडियन ओशन में इंडियन नेवी आपको चोक कर देती है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा आपके ऊपर। और तीसरा जो है इंडियन एयरफोर्स का भी एज है, स्पेशली हमारे जो एयरफील्ड है वो लोअर हाइट में है और हमारे जहाज बहुत अच्छे हैं। जिस प्रकार से सुखोई 30M के आए, मिराज 2000, मिग 29, जगोर, उसके बाद अपाचे अटैक कैप्टर और रफेल से सोने पे सुहागा होगा, वो 4.5 जनरेशन है। तो इसलिए चीन जो है अब उसने जब हर चीज को नापा है तो उसको महसूस हुआ है कि भारत जो है बहुत एक शक्ति उभर के आया है और भारत को वो लाइटली नहीं ले सकता। तो अब वो फेस सेविंग चाहिए, मगर डेप्सेंग को अभी भी जाने को तैयार नहीं है। जब तक चीन डेप्सेंग से वापस नहीं जाएगा, जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी आप जो कहते समझौते पे मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जनरल ए के श्रीवास्तव साहब, आप जुड़े और जुड़ करके आपने जो मौजूदा स्थितियां परिस्थितियां भारत और चीन के बीच में निर्मित हुई हैं उन पर विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब, जय हिंद।